हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में आपका स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस को इंक्लूड करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो है इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 8 आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीनों इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, तीनों चैप्टर आपके इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। मतलब अगर आपको चैप्टर 7 आता होगा तो ही आप चैप्टर नंबर 8 और 9 को समझ पाओगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करूं एनसीईआरटी में, तो ये 12 एक्सरसाइज कंटेन करता है, मतलब बहुत लेंथी चैप्टर है। लेकिन अगर इस चैप्टर को रूटीन में प्रैक्टिस किया जाए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब अगर आप रेगुलर रूटीन में इसको प्रैक्टिस करते हो तो एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से कनेक्ट होती जाएगी और आपको सीरियसली इसको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीबीएसई में इस पूरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। टिल एक्सरसाइज 7.7 तक ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें समझाएगा और 7.8 एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इनडेफिनेट का एक डेफिनेट का क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, और सेम फॉर जेईई मेंस में भी हर साल इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एक इनडेफिनेट का एक डेफिनेट का जनरली, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही कंफर्म। ठीक है, तो अब अगर इंटीग्रेशन को हम समझने की कोशिश करें स्टार्टिंग में, तो एक चीज पहले क्लियर कर लो माइंड में कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस फॉर डिफरेंशिएशन। मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन अभी तक सीखा है, अगर आप उसको रिवर्स अप्लाई करो तो आपको इंटीग्रेशन समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लो आप यहां पे x⁴/4 का डेरिवेटिव करोगे। आप देखो, डेरिवेटिव तो हम अच्छे से सीख चुके हैं ना, तो इसी से हम इंटीग्रेशन को लिंक करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पे 1/4 को एज अ कांस्टेंट रखा और x⁴ का डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, डिग्री एक कम हो जाती है, तो ये x³ बन गया। तो हमने यहां पे क्या सीखा, क्या हमें याद आया कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये मिला। ठीक है, अब रिवर्स क्या होगा इसमें, मैं आपको बोल रहा हूं कि x⁴ डिवाइडेड बाय 4 का डेरिवेटिव किया तो मुझे x³ मिल गया डेरिवेटिव करने पर। और अगर मैं x³ का इंटीग्रेशन कर दूंगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा किस तरह, इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा x³ का, तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने किया तो मुझे एक और फंक्शन मिला fx। तो इस चीज को आप जरा ऊपर वाले एग्जांपल से समझो कि f' किया तो मुझे fx मिला। ठीक है, fx मिला, मतलब मैंने इस वाली चीज को ना x⁴/4 को मैंने क्या किया, कैपिटल fx ले लिया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो मुझे स्मॉल fx मिल गया। तो उस केस में कह रहा है आपका ये जो कैपिटल fx है ना, ये आपका कैपिटल fx है, ये स्मॉल fx है। तो ये जो कैपिटल fx है, इसको हम 2 टर्म्स से जानते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ऑफ अ गिवन फंक्शन fx। ठीक है, तो f' इक्वल टू fx अगर हमारे पास है तो जो हमारा कैपिटल fx है वो प्रिमिटिव बोला जाता है और एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो उसे हम। ठीक है, और अब यहां पे एक चीज और समझने वाली आती है कि अगर मेरे पास x⁴/4 है, मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो मुझे x³ मिला। ठीक है, ये तो आप मान गए बात। अगर ये x⁴/4 प्लस 1 होता, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या होता, ये तब भी x³ आता, ये तब भी x³ आता। अच्छा, अगर प्लस 1 ना होके यहां पे मेरे पास क्या आ जाता, मान लो -2 आ गया, अरे तब भी तो x³ आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। तो यहां पे एक चीज हमें और समझनी पड़ती है कि अगर मैं fx जो ले रहा था प्रिमिटिव मेरे पास क्या आता, x⁴ डिवाइडेड बाय 4, उसका डेरिवेटिव किया तो मुझे fx मिला। कह रहा है अगर उसके साथ अगर आप कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकती है, और उस केस में अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f' कांस्टेंट का 0 हो गया, और f' क्या था, किसके इक्वल था, fx के इक्वल। तो ये ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक रहती है प्रॉब्लम कि आपका आंसर एक डेफिनेट नहीं आएगा। देखो नाम में ही है इनडेफिनेट, मतलब इसके क्या, जो इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो यूनिक आंसर्स नहीं आते।
यूनिक आंसर क्यों नहीं आते? क्योंकि देखो अगर मैं एक्स क्यूब की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे एक्स क्यूब मिला, अच्छा +1 लिया तो एक्स क्यूब मिला, अगर विदाउट किसी कांस्टेंट ले लूं, मतलब कांस्टेंट के लिए 0 ले लूं तब भी मुझे एक्स क्यूब मिला। मतलब ये सारे प्रिमिटिव्स हैं किसके? इस फंक्शन के। एक्स क्यूब के प्रिमिटिव क्या बने? एक्स क्यूब के प्रिमिटिव क्या है? एक्स रेज़ टू पावर 4/4, एक्स रेज़ टू पावर 4/4 +1, एक्स रेज़ टू पावर 4/4 -2, ये सारे प्रिमिटिव्स है ना। इन सब प्रिमिटिव्स की कलेक्शन को, मतलब मैं सारे कांस्टेंट्स को हटा के मैंने क्या किया, यहाँ पे +c ले लिया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे +c ले लेते हैं, वह c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस केस में जितने भी प्रिमिटिव्स हम ले सकते हैं उन सबकी कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलो देखते हैं आगे, डेफिनेशन देखते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या बन रही है हमारे पास कि fx, मान लो मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है, अगर मैं इस fx के जितने भी प्रिमिटिव्स बन सकते हैं उन सबकी कलेक्शन अगर मैं ले लूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और उस इनडेफिनिट इंटीग्रल को किससे डिनोट करोगे आप? जो आपका fx नहीं आया था उसका ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये साइन आपका इंटीग्रेशन का होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। dx मतलब क्या हो गया? किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो? यहां पे जो वेरिएबल होगा ना, अगर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, dy लोगे। अगर यहाँ पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो यहां पे अब फिर से इस चीज को एक बार पकड़ते हैं कि fx + c इज कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रिमिटिव्स। क्योंकि सिर्फ fx लोगे तो वो तो एक ही प्रिमिटिव हुआ, लेकिन आप देखो पीछे वाले एग्जांपल में x क्यूब क्या सिर्फ एक ही प्रिमिटिव से मिल रहा था? आप जितने मर्जी c की जितनी वैल्यूज लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर तो fx से मिलेगा ना, आपको आंसर तो fx से मिलेगा। तो +c लगाने का मतलब मैंने जितने भी प्रिमिटिव्स पॉसिबल थे ना वो c में इन्वॉल्व कर दिए, कि कांस्टेंट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, n नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, लेकिन आंसर जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू f' और f' इक्वल टू स्मॉल fx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अब मेरी बात सुनना, जो फाइनल बात है कि भाई इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, अब अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? fx + c। यहां पे +c क्यों लगाया? क्योंकि हम यहां पर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव्स ले रहे हैं, एक प्रिमिटिव से मुझे fx नहीं मिला था, जितनी मर्जी c की वैल्यूज मैं ले सकता हूं, उन सब c की वैल्यूज को मैं अगर प्लेस करता हूं एक एक करके तो उनका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा ना। तो यहां पर हमें रिवर्स डेफिनेशन से इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो जो भी इंटीग्रेशन होगा वो तो हम अभी सीखेंगे। +c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लगाना है। ये सारे टर्म्स जो है मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। आपका जो fx है मैंने आपको क्या बोला है? प्रिमिटिव है या एंटी डेरिवेटिव है? प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन fx, ठीक। c मैंने आपको बताया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लगाना जरूरी है जब तक आपको इसमें बाउंड्स नहीं देगा ना। बाउंड्स मतलब क्या होता है? लिमिट्स होती है कि यहाँ पे ना अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट दे देता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो अभी हम कुछ लेक्चर्स तक नहीं सुनेंगे इसके बारे में। यहाँ पे लिमिट्स अगर लगी है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर लिमिट्स नहीं लगी तो आप समझ गए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और उसमें +c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत जरूरी है। इसे आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा ये साइन क्या है? ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये सब मैं आपको 1 मिनट में लिख के खत्म करता हूं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, fx को क्या बोलेंगे? जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, उसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा x क्या हो गया? आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और dx क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल तो आपको समझ आ ही गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल समझ आ गया। ये जो fx है ये fx का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिल रहा है। लिमिट्स नहीं लगी तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे +c कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या? प्रिमिटिव है, ये तो प्रिमिटिव है, और ये क्या है? ये इंटीग्रेंड है,
जिसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं, और पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड है जो हमें समझने हैं। उसको समझने से पहले 2 मिनट की थ्योरी और है। ठीक है, यहां तक बेसिक समझ आ गया ना आपको कि ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। रिवर्स प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन का, ये चीज क्लियर कर लो। ठीक है, प्रिमिटिव और इंटीग्रेंड, ये 2 चीजों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार ना ये बोल देता है कि फाइंड द प्रिमिटिव या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मतलब इनडायरेक्टली आपसे इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है वो उस फंक्शन की। क्लियर? तो थोड़ी सी थ्योरी और, एक पेज की बस। यहां पे आपको बोलता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कि थोड़ा सा कंपेयर कर लो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों है क्या, एक तरह के ऑपरेटर्स है। आप फंक्शन में क्या था आपका एक्स क्यूब था मान लो, तो एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या करता है वो डिग्री को एक कम कर देता है, तो एक ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर है फंक्शन के ऊपर। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी ये फंक्शंस के ऊपर लगाया जाने वाले 2 ऑपरेशंस है। ठीक है, जिससे हमें नया फंक्शन मिलता है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया तो क्या आया 3x², तो मुझे एक्स क्यूब से क्या मिल गया 3x², एक नया फंक्शन मिल गया, मैंने एक ऑपरेशन लगाया यहाँ पे। इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही कुछ होगा, पावर एक इंक्रीज हो जाती है और वैल्यू नीचे आ जाती है, वो अभी हम इंटीग्रेशन करना सीखने वाले हैं। लेकिन है क्या, इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। लेकिन एक चीज माइंड में क्लियर कर लो, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कि हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव और हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो आप करते रहोगे, मे बी उसका इंटीग्रेशन ना आए, तो बाकी तो वही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा फंक्शन को देख के कि भाई होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ही टाइम पास के लिए दे रहा है तो पहले आप पूछ लो कि भाई सॉल्यूशन आप दिखा दो कि आंसर आ रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बिना उस चीज को एनालाइज करे आप टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो 2-2 पेज भर दोगे। कभी कभार ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, ईच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो बच्चों वो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है। और अभी मैंने आपको बात करी यहां पे कि अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीग्रल इफ इट एग्जिस्ट, तो वो यूनिक नहीं होता, खासकर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आप देखते रहो प्रिमिटिव्स कितने सारे थे, आपने यहां पे एक्स क्यूब कैसे मिल रहा था आपको, एक्स की पावर 4/4 से मुझे एक्स क्यूब मिला। ठीक है, फिर एक्स की पावर 4/4 + 2 से भी मुझे एक्स क्यूब मिल रहा है। तो वहां तो बहुत सारे प्रिमिटिव्स है, मतलब बहुत सारे इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक फंक्शन का जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल यूनिक हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव अगर आपको याद हो ज्योमेट्रिकली तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, या आप कह सकते हो टू fx एट अ गिवन पॉइंट, है ना। एट मैंने ऐसे p लिख दिया पूरा लिखने के बजाय, एट p मतलब p इज अ गिवन पॉइंट। तो अगर मान लो एक कर्व दिया हुआ तो उस एक p पॉइंट पर टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमें डेरिवेटिव बताता है, d/dx। इंटीग्रल क्या बताता है, एरिया ऑफ सम रीजन। मतलब इंटीग्रेशन की हमें जरूरत भी कब पड़ी, जब हमें रीजन के एरिया कैलकुलेट करने थे, तो इंटीग्रेशन से हमें मिला प्रोसेस। मतलब इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना आपको, ठीक है। आप समेशन किसी चीज का टोटल निकाल रहे हो, तो ये इंटीग्रेशन होता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर कुछ बाउंड्स दे देता है, कर्व दे दिया, तो एक बाउंड से दूसरे बाउंड के बीच में हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स लेते हैं और उनको एक साथ टोटल करते जाते हैं, तो हमें पूरे कर्व का एरिया मिल जाता है विद इन सर्टेन बाउंड्स। सीखोगे वो सब चीजें आप। अच्छा, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज लाइक आपकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इस तरह की चीजों को निकालने में यूज हुआ था। अगर आपको याद हो, dx/dt इज वेलोसिटी, dv/dt इज एक्सेलरेशन। अच्छा, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उन्हीं से बात, बाकी कॉमर्स वाले तो आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। इंटीग्रेशन किस लिए यूज होगा, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम निकालने के लिए, आपने फिजिक्स में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो बात करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव किन चीजों को निकालने के लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन किस चीजों को निकालने के लिए यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या क्लियर हो गई आपको, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसके फॉर्मूले समझते हैं, फॉर्मूले समझेंगे आराम से, और फिर मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं कवर करेंगे क्लास में आज, ठीक है। अभी तक का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आगे बढ़ना। चलो अब देखते हैं x⁻n।
एक्स रेज टू पावर एन एक ऐसा फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव सीखा था। उसमें हमने क्या सीखा था, पावर एक आगे आ जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन हमने क्या सीखा था बच्चों, पावर एक आगे आ जाएगी और देन उसके बाद एक कम होती है पावर। यहां पे क्या होगा, टाइप 1 में पहला फॉर्मूला जो मैं ले रहा हूं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, उसमें क्या बोला जाएगा कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, डिग्री एक बढ़ जाती है और वो वैल्यू आगे मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगी, वो डिवीजन में चली जाएगी। कंडीशनली यहां पे n -1 नहीं होगा, n -1 नहीं हो सकता क्योंकि -1 होगा तो वो तो 1/x हो जाएगा और 1/x आगे अलग टाइप का फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास एग्जांपल में क्या आ रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताओ, तो आप क्या लिखोगे, एक्स रेज टू पावर 3/3 प्लस सी, मतलब क्या किया आपने, एक पावर इंक्रीज कर दी, 2 था तो 2 + 1 3 हो गया और वही वैल्यू नीचे आ गई। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं x लेता हूं तो x के यहां पे पावर क्या 1 है ना, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + 1 2 हो गया और वही पावर नीचे आ गई। प्लस सी लगाना जरूरी है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका डेरिवेटिव कर रहे हो ना बच्चों तो यही तो मिल रहा है, रिवर्स प्रोसेस इसी को तो बोलते हैं। अच्छा, फिर यहां पे क्या हो गया कि आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है dx का। अब dx का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ कि आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो। अब थोड़ा सा उल्टा सोचो, 1 कब आता था, किसका डेरिवेटिव करने पर मुझे 1 मिलता था, आप बोलोगे x का, तो यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अच्छा, अदर वे में अगर हम सोचे तो 1 को तो मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पावर एक इंक्रीज हो गई और वही वैल्यू नीचे आ गई प्लस सी, तो मुझे मिल गया x प्लस सी, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करना x का 1 कांस्टेंट का 0, बात बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये आपको याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, x की पावर n का तो आपको पता चल ही गया, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। प्लस सी लगाना मत भूलना प्लीज, ये प्लस सी लगाना मत भूलना, यहां पे -1 है, ठीक है। अब 1/√x, देखो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, हमारे पास यहां पे क्या है x की पावर n है, x डिनोमिनेटर में थोड़ी था, तो अगर किसी तरह से ये पावर ऊपर जा सकती है तो आप ले आओ। मैं इसका आंसर आपको पहले लिख के दे देता हूं, इसका आंसर आएगा 2√x + c। कैसे आया देखो, मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे 1/√x का मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 है, मानते हो। इसको हमने क्या किया, x की पावर -1/2 बना दिया। अब तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा है कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, देखो पावर एक इंक्रीज होगी मतलब +1 और ये ही वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऐसे प्लस सी लग गया। अब -½ + 1 क्या बता रहा है आपको, -½ + 1 क्या होगा बच्चों, एलसीएम लेने के बाद +½ आ रहा है, क्या आ रहा है +½ तो यहां पे अगर मैं साइड में लिख दूं तो आंसर क्या बना, x की पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2 आ गया प्लस सी। अच्छा, ये डिनोमिनेटर का 2 ऊपर चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर का 2 तो आपका ऊपर चला गया, यहां पे x की पावर 1/2 को मैंने लिख दिया √x + c, यही तो लिखा था, क्लियर हुआ। x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, √1/√x का इंटीग्रेशन क्या है 2√x + c। देखो ये ना सबसे कॉमन रिजल्ट है जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज हो गए, तो ये बार बार करके नहीं देखेंगे हम एग्जाम में, ठीक है, ये तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आया कैसे वो मैंने आपको बताने की यहां पे कोशिश की है, ठीक है, कोई भी आपसे इसकी वर्किंग नहीं पूछेगा। आगे ax + b की पावर n, देखो यहां पे x की पावर n का हमने क्या सीखा, है तो ये x की पावर 1 ही ना, तो x की पावर n का हमने क्या सीखा कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और वही वैल्यू नीचे आएगी, ये हमने सीख लिया। लेकिन अगर x का कुछ भी कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, x का कोफिशिएंट यहां पे a दिख रहा है, तो इस कोफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करोगे। यहां पे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं ax + b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, इस पूरे को मैंने क्या किया ऐसे 1/a लिख दिया और प्लस c तो लगना ही है, नहीं समझ आया। एग्जाम्पल अगर मान के चले 2x + 3 की पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे 2x + 3 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5,
भाई पावर एक इंक्रीज कर दी, वही पावर नीचे लिख दी, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो आपका काम क्या है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, या आप कह सकते हो कि 2 से डिवाइड कर रहे हो पूरे एक्सप्रेशन को। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, 2x + 3 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस c। ये आपका x की पावर n का ही सब पार्ट है कि अगर x का कुछ कोफिशिएंट होगा तो उस कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? ये बेसिक था, ठीक है। टाइप 1 का पहला फॉर्मूला था। टाइप 1 के दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। अब इसमें बिल्कुल ही उल्टा सोचोगे आप। उल्टा कैसे सोचोगे कि आप सोचोगे कि 1/x किसका डेरिवेटिव था, तो आपको क्लिक हुआ कि log x का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन जो था, log x का डेरिवेटिव 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस c, क्योंकि x के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसको डोमेन तो पॉजिटिव होता है, और नेचुरल लॉग लिखते हैं यहाँ पे log x, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 1/ax + b, देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x है, तो 1/ax + b का क्या होगा, आप लिखोगे log टू द बेस e ax + b प्लस c। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई ना पीछे जो भी हमने पढ़ी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, उससे आप डिवाइड करना नहीं भूलोगे। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करोगे, इंटीग्रेशन जो आ गया उसको, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, 1/ax + b का इंटीग्रेशन log ax + b डिवाइडेड बाय a। ex सबसे शरीफ फंक्शन है, ना तो इसने डिफरेंशिएशन में हमें तंग करा, ना ही इंटीग्रेशन में तंग करने वाला है। इसका डेरिवेटिव करते तो भी ये सेम रहता था, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी ये सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। सबसे बढ़िया फंक्शन है ये, सही है। अच्छा, अगर मैं इसके एग्जांपल लेके चलूं थोड़े से अलग से, तो उसमें क्या है कि मान लो e की पावर 2x का करते हो आप, तो आप बोलोगे e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट आ गया ना कुछ, उससे बस डिवाइड करना मत भूलना बच्चों प्लीज, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अगर मान लो e की पावर -3x आ गया, उसका इंटीग्रेशन करना, तो आप बोलोगे e की पावर -3x ही रहेगा, नो चेंज इन द फंक्शन, बट डिवाइडेड बाय -3 प्लस c। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप है, लेकिन a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता था, a⁻x मल्टीप्लाइड बाय log a। अगर आपको याद हो, a⁻x मल्टीप्लाइड बाय log a। यहां पे क्या होगा, a⁻x का इंटीग्रेशन भी a⁻x तो आना ही है, लेकिन जो log a मल्टीप्लीकेशन में था ना, वो डिवीजन में चला जाता है, टू द बेस e प्लस c। नेचुरल लॉग होता है ये भी, है ना। अच्छा, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो 4x का, तो आपके पास क्या आने वाला है, 4x का इंटीग्रेशन 4x होगा, लेकिन डिवाइडेड बाय log 4 आ जाएगा प्लस c। ये आपके टाइप 1 के फॉर्मूले थे, जिसमें सबसे पहले x⁻n का इंटीग्रेशन आपने सीखा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। उसके बाद उसी के कुछ सब पार्ट्स देख लिए कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। फिर ax + b की पावर n का देखा आपने, उसमें पावर के साथ तो हमने वही सेम डील किया कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगी, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना आपको नहीं भूलना। क्लियर? 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, उसी का ax + b ले लिया तो a से डिवाइड किया, बाकी फॉर्मेट तो सेम ही है log वाला। ex का इंटीग्रेशन ex ही रहता है, मैंने आपको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन के साथ, लेकिन अगर x का कुछ कोफिशिएंट आ जाएगा तो उससे डिवाइड तो करोगे ना आप। क्लियर? लास्ट a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। एग्जांपल आपके सामने है। चलो आगे देखते हैं, कुछ टाइप इसमें पहले लगातार पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास। टाइप 2 साइन x का इंटीग्रेशन बताएगा। अब साइन x का इंटीग्रेशन देखो, आप याद करो, थोड़ा सा याद करो, यहां पे साइड में बात करते हैं कि d/dx ऑफ cos x क्या था, आप बोलोगे माइनस साइन x। देखो d/dx ऑफ cos x क्या था, माइनस साइन x, है ना। तो मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पे fx, ये fx हो गया ना, जिसका डेरिवेटिव हम कर रहे होते हैं वो fx हो गया, और जो डेरिवेटिव करने के बाद आता है वो fx है। समझ रहे हो? मतलब ये तुम्हारा प्रिमिटिव है, और मुझे प्रिमिटिव ही तो बताना है। मेरे पास fx इंटीग्रेंट क्या है, यहाँ पे याद करो, स्मॉल fx जो मैंने लिखा था वो इंटीग्रेंट था, मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और प्रिमिटिव ये दिख रहा है मुझे cos x, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, माइनस को तो आप मैनेज कर सकते हो। यहां पे आपसे किसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, सिर्फ साइन एक्स का, सिर्फ साइन एक्स का, तो आप बोलोगे उसका आंसर क्या था, cos x था, माइनस में cos x प्लस c। देखो बात सुनो,
साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस का कॉस एक्स था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, एक चीज और आपको करवाता हूं, ये लो ऐसे करो, सुनो, ये लिख देता हूं ना साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने क्या पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का आपने क्या पढ़ा हुआ है, माइनस में साइन एक्स। तो अभी मैंने जो बात की, मैंने इसका इंटीग्रेशन पूछा, इसका इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन पूछूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का साइन एक्स। उल्टा हो गया ना, माइनस की जो बात थी वो उल्टी हो गई यहां पे। अब फिर से रिवर्स रिवर्स सोचते जाओगे, फॉर्मूले बनते जाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, किसका डेरिवेटिव था, याद करो, tan x का, है ना, tan x का डेरिवेटिव। इतना तो देखो डिफरेंशिएशन हम सबको आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, प्रिमिटिव tan x, आप लिख दोगे tan x। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया tan x प्लस सी, वे c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, विदाउट लिमिट, प्लस c लगाना जरूरी है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और बता देता हूं फिर डायरेक्ट लिख दूंगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या था, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस को तो मैनेज कर लोगे ना, माइनस को इधर भेज दो, माइनस कॉट एक्स, यहां पे आएगा माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। अब आगे सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था बच्चों, सेक एक्स का था, प्लस सी। कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स था डेरिवेटिव कोसेक एक्स का, तो माइनस इधर भेज दिया, माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी, मतलब ऑल्टरनेट माइनस में आ रहा है। या आप ये कह सकते हो कि जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं ना, देखो वो सारे माइनस के, मतलब याद करने का अपना अपना तरीका है, वो तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हो, पर ये याद होने चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम जब आप समझ रहे हो तो रिवर्स प्रोसेस सोच रहे हो, बाद में प्रैक्टिस करते करते आपको इंस्टेंट क्लिक हुआ करेगा कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। ठीक है, बाकी कनेक्ट तो हो ही रहा है। अच्छा, अभी मन में आ रहा होगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या है, रुक जाओ, आगे वाले टाइप में देखेंगे अभी। ठीक है, अभी पहले इन 6 का, टाइप 2 में ये 6 का हमें इंटीग्रेशन ध्यान रखना है। फिर टाइप 3 भी है, टाइप 3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमने देखे थे। आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था, साइन इनवर्स एक्स, आप बोलोगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखा जाए तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, आप बोलने वाले हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बात यहां पे खत्म नहीं होती, अगर आपको याद हो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस था, यहां पे सिर्फ माइनस का डिफरेंस था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे माइनस को तो मैं इधर भी भेज दूंगा भाई। तो यही फॉर्मूला आपका माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं और डिटेल में अगर जाऊं तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको पता है, यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपके पास क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, बस आपको मैंने प्रॉपर्टी यहां पे याद दिला दी। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो ना, अगर यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ले ली। अच्छा, पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट अगर मैं ऐड करता हूं या सबट्रैक्ट करता हूं तो कांस्टेंट ही तो मिलेगा। तो यहां पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी डैश ले सकते हैं। तो इसी को इसी के इक्विवेलेंट लिखा तो जा सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अलाउ कर रही है हमें, और बाकी अगर मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखूं तो भी मुझे समझ आ रहा है उससे। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ले सकते हो, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी आप ले सकते हो। सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स एक्स का, किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स एक्स का। और अगर मैं याद करूं तो cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस को इधर भेज दिया, तो माइनस में cot इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिया जा सकता है बच्चों, ये भी लिया जा सकता है। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन था, आप बोल रहे हो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
और माइनस में ये वैल्यू किसकी थी, कोसेक इनवर्स एक्स की, तो उसको माइनस दे दो आप, माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। कुछ समझ आ रहा है? ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। टाइप 1 में 4 फॉर्मूले पढ़े आपने, टाइप 2 के 6, टाइप 3 में 3, ठीक है, टाइप 3 में आपके 3 है। टाइप 4 सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप 4 है, साल के आखिरी तक बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है। जो अभी मैं आपको बोल नहीं रहा था टाइप 2 में भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो तो बताया नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। एक तो थ्रू आउट द चैप्टर यूज तो होने ही है ये फॉर्मूले, लेकिन बच्चों को इसमें फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है। तो ये फॉर्मूले 2-2 बार लिख के याद कर लेना और बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि इसमें उल्टा नहीं सोचा जाता। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जहां कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हम प्रोसेस लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स, इसमें नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जो आपको याद है कि आप उसका डेरिवेटिव करो और tan x मिल जाए, ऐसे तो कुछ याद नहीं है। मैं अब आपको लिख के दे रहा हूं, उससे आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो। माइनस में log टू द बेस e मोड में cos x प्लस सी, ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log e sec x प्लस सी, ठीक है। एक बार मैं इसको वेरीफाई करके दे देता हूं आपको कि जैसे मान लो माइनस log e मोड में cos x दिया हुआ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना बच्चों, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, क्योंकि मैं रफ कर दूंगा, मुझे रफ वर्क के लिए थोड़ी और जगह चाहिए सबके लिए। तो यहाँ पे माइनस log e cos x है, तो माइनस तो ऐसे ही रखा, log cos x का क्या हुआ, 1 में cos x हो गया। अच्छा, फिर चेन रूल, डेरिवेटिव तो इतना तो हमें आता है, log का क्या हुआ 1 cos x का क्या हुआ माइनस में sin x बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बना sin x डिवाइडेड बाय cos x, कितना बन गया tan x। तो देखना जरा, इसका डेरिवेटिव करके जब मुझे tan x मिला, तो tan x का इंटीग्रेशन करके ये क्यों नहीं ले सकते हम, समझ गए? तो इस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ऐसा पहले कभी नहीं बताया गया कि भाई इसका डेरिवेटिव करके tan x आएगा, ऐसा पहले कभी नहीं बताया था। लेकिन अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए प्रोसेस आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, फिर log sec x कैसे आ गया? देखो छोटी सी बात, कि अगर मान लो यहाँ पे log e cos x दिया हुआ है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस 1 है ना मल्टीप्लीकेशन में, ये -1 log में ऐसे पावर बन सकती है, ऐसे देखो log e cos x की पावर -1, होता क्या, पावर आगे आ जाती है ना log में, रिवर्स अप्लाई कर दिया। अच्छा, cos x की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, cos x की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, आप बोलने वाले हो log 1 में cos x, और ये क्या बनता है sec x, ये लिखा है यहाँ पे। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो ये मैं रब कर रहा हूं आप, ठीक है, अगर आपको नोट करना है समझने के लिए तो आप पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अगला वाला भी समझाना मुझे। कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिमिलरली कोटेक्स का याद करने के लिए हमें सिखाया गया है कि अगर आप log sin x का करते हो ना बच्चों, डेरिवेटिव log sin x का करे 1/sin x होगा, और sin x का चेन रूल से हो गया cos x विच इज इक्वल टू cot x, ये बन रहा है cot x log sin x। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस e sin x प्लस सी, मतलब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, cot x का इंटीग्रेशन करा तो ये मिल गया। अच्छा, इसका भी नेगेटिव वाला वैलिड है, इसमें आप लिख सकते हो माइनस में log e cosec x, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है वही, कि अगर मान लो आप इसे 1/cosec x लिखोगे, क्या लिखा 1/cosec x, या फिर आप ये कह दो कि इसको आगे ले जाओ -1, मैं करके दिखाऊं क्या आपको, ये लो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे sin x था ना, तो sin x को ले लिया मैंने 1/cosec x, कभी होता नहीं कि cosec x में रिक्वायरमेंट है मेरे पास, तो log a/b लगा दिया, तो log a माइनस log b, log 1 टू द बेस e 0 होता है, ये 0 हो गया तो माइनस log cosec x बच गया, ठीक है, क्लियर हुआ ये भी। सिमिलरली sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log टू द बेस e sec x प्लस tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। अच्छा, इसके अंदर भी
एक बार वेरिफिकेशन तो कर लेते हैं। देखो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो सब चीजों की, कि log sec x प्लस tan x का प्लीज डेरिवेटिव करना। इसको पूरा लिखे बिना करूं, log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन में ये वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू 1 अपॉन में sec x प्लस tan x, मानते हो, मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल। पहले log का किया तो 1 अपॉन में sec x प्लस tan x, फिर चेन रूल से sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव करोगे आप, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x tan x, और tan x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में से देखो मैंने sec x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, tan x प्लस sec x, अपॉन में क्या है, sec x प्लस tan x। भाई ये तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये देखो, तो क्या बचा, sec x। ठीक है, तो यहां पे क्या हमें समझ आया कि इसका डेरिवेटिव करने से sec x मिल रहा है, तो sec x का इंटीग्रेशन करने से ये क्यों नहीं, रिवर्स प्रोसेस फॉर डिफरेंशिएशन। पर इसको याद रखना पड़ेगा, कहते रहो ये ना उल्टा सोचा नहीं जा रहा, रिवर्स प्रोसेस से सोचा नहीं जा रहा। हाँ प्रूफ जरूर मिल पा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीजें याद होनी चाहिए, उस टाइम आप बार बार करके थोड़ी देखोगे। लास्ट cosec x का, cosec x का बढ़ने से पहले ना एक चीज और बता दो, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, log tan, ये हटा देता हूं मैं, log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये भी लिखा जा सकता है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इंटीग्रेशन तो ये हो गया, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको ये मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे करोगे, यहां पे शॉर्ट में समझाऊं कि मान लो log तो लगा हुआ बाहर, sec x प्लस tan x को आपने क्या लिखा, 1 अपॉन cos x, tan x को लिखा sin x बाय cos x, ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ी सी। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। फिर उसके बाद याद करो, अगर 11th की ट्रिगो में आपने चीजें पकड़ रखी है तो 1 को हम लिखते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। अच्छा, फिर साइन x को लिख दिया मैंने 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2, इस तरह से। अपॉन में cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos x का क्या है, cos x का क्या है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाय 2, इस तरह से चल रहा है। ऊपर बन गया cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, एक बस करके दिखा देता हूं, ठीक है, दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और नीचे यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 था ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आप लगा दोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ रही बात समझ। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, एक प्लस वाली टर्म से एक प्लस वाला कैंसिल हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, log रफ का पार्ट है सारा ये, है ना, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2 माइनस में साइन x बाय 2। अगर बच्चों आप इसको cos x बाय 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan x बाय 2। अच्छा, ये कट के 1, ये tan x बाय 2, इतना तो पता होगा। 1 को tan पाई बाय 4 ले लो, इधर 1 इंटू एज्यूम करके tan पाई बाय 4 ले लो, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, किसका फॉर्मूला बना, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 का, मतलब tan a प्लस b का फॉर्मूला बंद कर दिया मैंने। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये वर्किंग ऐसा ना क्वेश्चंस में आगे यूज हो सकती है, तो मैंने आपको समझा दिया, ये एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो, काम आता है कई बार। ये हटा रहा हूं मैं सब, ठीक है, ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाया। लास्ट cosec x का इंटीग्रेशन बच्चों, log टू द बेस e cosec x माइनस में cot x प्लस c, और इसका भी एक रिजल्ट है tan x बाय 2, बस सिर्फ tan x बाय 2 प्लस c, बस, ठीक है। cosec x का ये है आपका। तो ये सारे फॉर्मूले टाइप 4 तक आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये एक बार अच्छे से रिवाइज करो तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ना। अब मैं क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं, ठीक है, बेसिक आज के सिर्फ जो हम क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक क्वेश्चन हो गए, और एक्सरसाइज 7.1 आपकी कवर करवा देंगे, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, जो सिर्फ प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के लूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ले लेंगे हम इसमें,
जैसे x रेज़ टू पावर 5 dx, मतलब मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूं x रेज़ टू पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई इसको इतना सुनने के बाद अगर हम ना कर पाए मतलब फिर हम ध्यान से सुन नहीं रहे, ये तो मजाक था, है ना। पावर एक इंक्रीज कर दी और वही पावर नीचे लगा दी, बिल्कुल बेसिक। इसमें भी यही है, इसमें कौन सा कोई नई बात कर दी हमने, 3/4 है, x की पावर प्योर में दी हुई है x की पावर n, तो क्या करने वाले हम, चलो एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, +1 और 3/4 +1। जब इंटीग्रेशन कर दो तो +c उसी स्टेप पे लगा देना। एलसीएम लिया आप लोगों ने तो ये 7/4 हो गया, x की पावर 7/4 और नीचे वाले 7/4 को ऐसे लिख दो एक ही बार में 4/7 + c, एक स्टेप बचा लिया बस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर, क्लैरिटी है। 1 में x की पावर 1/3, 1 में x की पावर 1/3, ऐसे डायरेक्टली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि x की पावर ऊपर होनी चाहिए। तो इसको पहले स्टेप में मैंने क्या किया, x की पावर -1/3 ले गया ऐसे। अब इंटीग्रेशन करने की सोची, अब यहां पे इंटीग्रेशन करने की सोची तो क्या होगा, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, मतलब +1 हो जाएगा और वो ही वैल्यू बच्चों नीचे आ जाएगी। अच्छा +c लगा दिया, +c मैंने यहां पे लगा दिया। अब -1/3 + 1 की अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम लेके आंसर क्या आ रहा है, +2/3। क्या आया, +2/3। अच्छा डिनोमिनेटर में भी तो 2/3 आ रहा है, जिसको मैंने रेसिप्रोकल करके 3/2 लिख दिया, +c आ गया आंसर। ठीक है ना, अपॉन में 2/3 था तो 3 ऊपर आ गया। ये टाइप 1 में फोर्थ फॉर्मूला, टाइप 1 का फोर्थ फॉर्मूला a की पावर x, a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, a रेज़ टू पावर x सेम डिवाइडेड बाय log a, यहां पे 3 है बच्चों, +c। ठीक है, प्योरली फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला एप्लीकेशन। जो फॉर्मूला हमने सीखे किस तरह से अप्लाई करना है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक बात कर रहा था, आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, देखते जाओ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, सबके ऊपर ये लिखा था एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, पार्ट्स आपके चलते रहेंगे एंड तक। अब बार बार क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे। ठीक है, अब बात करूं तो यहां पे अब हम फंस गए। अभी हमने जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें फॉर्मूला डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा बच्चों इसमें। अच्छा, हम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, है ना, कि पहले फंक्शन को उस फॉर्म में बनाया जिसका डेरिवेटिव हो सके। अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होगा नहीं ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगानी शुरू करी। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगाए, इंटीग्रेशन जब तक नहीं कर पा रहे इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स चलता रहेगा। कुछ बच्चे ना इंटीग्रेशन करने के बाद ये पूछ लेते हैं, होता कईयों के मन में आता है कि डीएक्स कहा गया, इंटीग्रेशन कहा गया। अरे भाई इंटीग्रेशन हो गया ना, तो ऑपरेटर है ये, तो ऑपरेशन लगाया हट गया। dx का मतलब मैं इंटीग्रेशन कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू x, वो हट गया। अब इंटीग्रेशन होने के बाद अगले स्टेप में c लग जाता है और इंटीग्रेशन का साइन और ऑपरेटर हट जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा तो मेरा ये इंटीग्रेशन का साइन भी रहेगा और dx भी साथ साथ चलेगा। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, log की प्रॉपर्टी ये लगाई, ये देखो ये ऐसे 2 ऊपर ले गया dx। ये जो log के आगे 2 था इसको मैंने x की पावर दे दिया। ऐसे तो log की प्रॉपर्टी होती है कि log a की पावर अगर m है तो m आगे आ जाता है। अच्छा, आगे वाले m को मैंने पावर बना दिया। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log की कि a log ax अगर है तो इसका आंसर x होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो 5 log 5 x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ x स्क्वायर। तो देखो अभी भी कोई मैंने इंटीग्रेशन करा थोड़ी है, तो इंटीग्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू x तो साथ साथ चलेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, जैसे ही इंटीग्रेशन आपने करा मतलब पावर एक इंक्रीज कर दी और वही वैल्यू नीचे लिख दी, तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, dx हट गया, +c आ गया। ये आंसर है, ये फॉर्मूला टू बी यूज्ड है ना। इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, इसका क्योंकि जो मैं log का इंटीग्रेशन तो बताया नहीं, मैंने अभी तक ये बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। log x का इंटीग्रेशन कैसे बात करें, तो हमने यहाँ पे ये सीखा हुआ है कि log a और अगर a होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमने सीखा हुआ है। अभी तक देखो हम इंटीग्रल कैलकुलस पे आ चुके हैं, हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी तो ये चीजें यूज हुई थी शुरू के लेक्चर्स में, वो सेम चीज आप इंटीग्रेशन में भी यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, log ऑफ x टू द बेस x, ये तो 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन अभी मैंने किया थोड़ी है, मैंने तो log की प्रॉपर्टी लगाई है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन अभी सीखा तो था कि x + c, जैसे इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन का साइन और dx हट गया।
यहां तक पूरी क्लैरिटी चल रही है, समझ आ रहा है? बहुत ही हल्के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं अभी तो। अब देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो वो सेम प्रॉपर्टी जो हमने ए में नहीं लगाई यहाँ पे, ए लॉग ए एक्स वाला, कि भाई लॉग के आगे जो था उसको मैं पावर में ले गया था, सेम यहाँ पे लगेगा। ई की पावर क्या है 6 लॉग एक्स टू द बेस ई, तो पहले 6 को ऊपर दे दो यहाँ पे एक्स की पावर। सिमिलरली 5 इधर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली 4 इस पे आ जाएगा, 3 इधर आएगा। इंटीग्रेशन तो अभी बाद में सोचेंगे। हमारे पास आ गया ई लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 6 टू द बेस ई, log of x रेज टू पावर 6 टू द बेस e। सिमिलरली e log, अब आपको फटाफट पता चल गया, मैं लिख देता हूं, इसमें भी x रेज टू पावर 5 हो जाएगा और इसमें x रेज टू पावर 4 हो गया, इसमें x रेज टू पावर 3 हो गया। अभी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो चलता रहेगा ना, साथ साथ इंटीग्रेशन हुआ थोड़ी है। अब यहां पे फिर से एक वही बात की, जैसे a में ये चीज वैलिड थी, e में भी तो वैलिड है, ई में भी वैलिड है। ई और ए दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है बच्चों। तो ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 6 टू द बेस ई, आंसर क्या आएगा? जितना सारा मैंने बोला, इन शॉर्ट इसका आंसर क्या है? एक्स रेज टू पावर 6, बस एक्स रेज टू पावर 6। सिमिलरली ई लॉग ई एक्स रेज टू पावर 5 का आंसर क्या है? सिर्फ एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। कोई डाउट मन में कोई डाउट? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ये हटके सिर्फ x मिल जाता है। यहां पे अब मुझे ऊपर दिख रहा है कि x रेज टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचा, डिनोमिनेटर में x क्यूब कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x क्यूब से x रेज टू पावर 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन, ये तो मजाक है, ठीक है, शुरू से मजाक ही चल रहा है ये तो। पावर इंक्रीज हो गई बच्चों, पावर इंक्रीज हो गई और वही वैल्यू नीचे लिख दी, प्लस सी लगाना मत भूलना प्लीज। और जैसे इंटीग्रेशन हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हटा दो। क्लियर हो गया? ठीक चल रहा है? समझ आ गया यहां तक? देखे आगे देखते हैं। चलो अब क्या है कि मिक्स में फंक्शंस आने शुरू हो गए। अब ये एक एक फंक्शन का हम कर रहे थे, अब क्या मुझे 3 फंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जिनका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले देखेंगे कि ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं हो पा रहा क्योंकि x और रूट x मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नाम की चीज तो हमने सीखी नहीं इंटीग्रेशन में। तो इसको पहले x के सिंगल पावर बनाओगे, क्या करोगे? इंटीग्रेशन को भी ऐसे रहने दो। x रूट x का मतलब क्या है? x रूट x का मतलब क्या है? रफ में देख लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1, ये x की पावर 1/2, बेसिस से मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो गई, बेसिक मैथ्स कर रहे हैं हम तो ये। तो x की पावर कितनी हो गई? 3/2। तो x रूट x का मतलब x की पावर 3/2 हो गई। डायरेक्टली जो बच्चे सोच चुके थे लिख लो और आगे बात करते हैं फिर। ये अभी इंटीग्रेशन इस पूरे का होना है। अब देखो जब ऐसे प्लस माइनस होता है ना तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? मैंने 5 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखा, इसका इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा 7 रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होना है, फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन होना है। ऐसे ये तरीका है, मतलब फर्स्ट केस में आपको मैं बता रहा हूं ऐसे करना है, बाद में तो हम डायरेक्टली करते जाएंगे जब स्पीड बन जाएगी हमारी। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? 5 ऐसे ही रखा, x रेज टू पावर, मैं इसको ना हटा रहा हूं, इसको दोबारा लिख लेंगे। x रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे उसमें +1 कर दो और नीचे भी वही लिख दो। अच्छा अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ रहा है? 5/2। कितना आएगा? 5/2 अपॉन में 5/2, यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन में 7 रेज टू पावर x। अब ये अलग फॉर्मूला बन गया। a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या है? आप बोलोगे a रेज टू पावर x अपॉन में log a। अच्छा 2 ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c लग गया, जैसे ही इंटीग्रेशन हो गया लास्ट में प्लस c लगा दिया। अच्छा 2 ऊपर आ गया, 2 ऊपर आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर बन गया 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस 7 रेज टू पावर x log E7 प्लस 2x प्लस c। बात समझ आई? बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, देखते आगे ये क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार देख लो ऊपर वाले क्वेश्चन को। पहले मैंने उस फॉर्म में बनाया जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है,
पावर एक इंक्रीज हो गई, वही वैल्यू नीचे लिख दी, 5 से 5 क्रॉस हो गया, 2 ऊपर चला गया। ये a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन करा है, वहां पे 1 का इंटीग्रेशन करा है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, है ना, दो आपके अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें पहले मैं रफ में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ऐसे जैसे पी एक्स स्क्वायर को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, पी एक्स स्क्वायर को अगर मैं रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो पी तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 दिख रहा है आपको। आप अगर इसमें एलसीएम लेते हो बच्चों, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम कैसे लोगे, वही पावर ऐड हो जाएगी ना, इतना देखो तुम्हें पता है, तुम हवा में भी कर सकते हो इसको। तो x की पावर 5/2 दिख रही है, मैं लिख दूं डायरेक्टली p के साथ x की पावर 5/2 प्लस q ऐसे ही x और रूट x, अभी ऊपर तो बात की है, x की पावर 3/2 प्लस r रूट x का मतलब क्या होता है, अकेला रूट x पावर 1/2। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन पे डायरेक्टली करेंगे, ऐसे बांट के करने की जरूरत नहीं होती, वो तो फर्स्ट टाइम कर रहे थे हम, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो p तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, आप बोलोगे 5/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। क्या करोगे आप, x की पावर 5/2, लास्ट टाइम हम इसको करके देख रहे हैं, बस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 5/2 प्लस 1 और अपॉन में 5/2 प्लस 1, तो कितना बन गया, ये बन गया x रेज़ टू पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2। अच्छा ये जो 7/2 है इसको ऐसे लिख दो, अगर 2/7 तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, तो लिख दो डायरेक्टली इसका, 2/7 x की पावर 7/2। अच्छा q कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक बढ़ गई, बढ़ने का मतलब आप एलसीएम लेके देखोगे तो 5/2 आएगा, और अपॉन का जो 5/2 है, अपॉन का जो 5/2 है वो 2/5 बन के आगे आ गया, प्लस r x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 और अपॉन का 3/2 वो 2/3 बन के आगे आ गया, प्लस c, बस। अच्छा इसको बस लास्ट में कैसे लिख के खुश हो जाओगे आप कि भाई 2/7 p x की पावर 7/2, 2/5 q x की पावर 5/2, 2/3 r, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, मेरे पास जगह नहीं है, बाकी फॉर्मेट मुझे इंटीग्रेशन का समझाना था, वो तो समझ आ गया होगा मे बी आपको, है ना, क्लियर हुआ। तो आप जब आगे करोगे ना ये क्वेश्चन, मतलब लिटरली ये क्वेश्चन पूछे थोड़ी जाएगा, ये तो बेस बना रहे हैं आपके इंटीग्रेशन का, कि जब बड़े क्वेश्चन हो गए तो लास्ट में ऐसी सॉल्विंग आपको डायरेक्ट करनी है, तो आप उसको सीख रहे हो अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप एक बार खुद ट्राई करो अगर करना चाहो तो, बाकी मैं तो शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन करना, तो काफी सारी अलग अलग चीजें अप्लाई हो रही है। मैं काम कर रहा हूं इस क्वेश्चन में ना, थोड़ा मतलब ध्यान से करेंगे, मैं एक एक का इंटीग्रेशन ऐसे करके दिखा रहा हूं। इसमें p/x की बात अगर मैं कर रहा हूं बच्चों, तो p तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मुझे 1/x का इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली प्लस में 1/p कांस्टेंट है, वो बाहर रख दिया, x का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा px तो अकेला ही है, इसमें कुछ भी ऐसे कांस्टेंट बाहर नहीं निकाला जा सकता। x रेज़ टू पावर p, जगह कम पड़ रही है, एक सेकंड बच्चों प्लीज, p 1/x dx 1/p x dx, p रेज़ टू पावर x dx x रेज़ टू पावर p dx। अच्छा p कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x dx, अब बन गए ना पूरी जगह। इंटीग्रेशन करना है बस 1 मिनट लगा के। भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस 1/p को ऐसे रखा है एज अ कांस्टेंट, x की पावर 1 है, ये यहां पे कुछ नहीं है तो पावर 1 तो है ही ना, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2, मतलब x की पावर एक बढ़ गई और अपॉन में 2, ये प्लस p रेज़ टू पावर x, मतलब a रेज़ टू पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, a रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय log a, यहाँ पे p रेज़ टू पावर x है तो क्या होगा, p रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय log p प्लस, अब ये x की पावर p है, मतलब x की पावर कांस्टेंट है, x की पावर जैसे n था ऐसे x की पावर p है, तो x की पावर कुछ भी हो तो उसमें क्या होगा, एक 1 ऐड हो जाएगा और वो ही पावर नीचे आ जाती है, समझ गए। अब यहां पे फिर p कांस्टेंट है, यहां पे फिर अकेला x दिख रहा है, तो x² बाय 2 प्लस c लगाना मत भूलना, आंसर है बच्चों ये।
आंसर है। मतलब इसमें सिर्फ इसी को तुम लास्ट में लिख के देख सकते हो बस, और तो कुछ भी नहीं सिंप्लीफिकेशन होनी, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप इसमें लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय 2p, है ना, बस ऐसे लिख दिया, पी एक्स लॉग ऑफ p प्लस एक्स रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1, और यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। फाइनल आंसर 1 मार्कर। ठीक है, इसमें आपको log x वाला फॉर्मूला लग गया, a की पावर x वाला फॉर्मूला लग गया, x की पावर n वाला 3 बार लग गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये टाइप भी आपको आना चाहिए। एक एक बार इन क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, तभी और क्लैरिटी होगी आपको। चलो देखो, अब आगे जो हमारे पास अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनमें थोड़ी सी वर्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी, मतलब उस फॉर्म में आपको आना होगा जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको, इनिशियली नहीं हो सकता। अब जैसे अगर इस वाले पार्ट को आप देखो, आप बोलोगे पावर 2 है तो क्या इंक्रीज कर दे और वो वैल्यू नीचे लिख दे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो हमने रूल सीखा है ना, वो x की पावर n का सीखा है। अच्छा, ज्यादा ज्यादा x प्लस 3 की पावर n हो जाए, लेकिन x की जो एक्चुअल पावर है वो तो 1 ही होगी ना। ये लीनियर टर्म के लिए होता है, ये रूट x के लिए नहीं होगा। ठीक है, और खासकर रूट x के आगे माइनस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर है, तो इसमें ऐसे डायरेक्टली पावर इंक्रीज नहीं कर सकते हम। तो अब क्या करें फिर? पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको ना आप ऐसे आई से डिनोट कर सकते हो, इंटीग्रल, कि मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसे 2ab, यहां पर dx लगा दिया। ये इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफिकेशन चल रही है तो इंटीग्रेशन और dx दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? x हो गया। 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स हो गया, माइनस में 2, रूट एक्स से 1 बाय रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया, यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, इंटीग्रल अभी चल रहा है। अब इंटीग्रेशन अगर मैं x की बात करूं, कर दो डायरेक्टली, वो इंटीग्रेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड नहीं है। इतना तो अब हमें समझ आ गया कि सबका इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x। भाई x की पावर n, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2, मानते हो? पावर एक इंक्रीज हो गई और वही वैल्यू नीचे आ गई। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? log ऑफ x टू द बेस e। मोड लगा देते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अगर हो भी तो वो पॉजिटिव बना देगा, कि log किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए हम नहीं देख सकते ना। माइनस टू, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? x। उल्टा सोचना, इसका डेरिवेटिव सोचना, 2 ही तो होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x प्लस c लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इतना सा काम है कि थोड़ा सा आपने पहले सिंप्लीफाई करा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका पॉइंट 1 का एक्सरसाइज का। और इंटीग्रेशन कब होगा? जब आपको वो फॉर्म दिखने लग जाए जिनके फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अब ये चीज जैसे डिवीजन में आ गई, तो डिवीजन में क्वोशिएंट रूल होता था डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आप कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की, कि जिससे आप इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये तो सिंपली सेपरेट हो सकता है एक्स स्क्वायर सबके नीचे। तो अगर मैं इसमें इक्वल टू लगा के डायरेक्टली लेके चलूँ तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मानते हो, प्लस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। मतलब देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इसको, तो मैं पूरा एक एक स्टेप ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप जबकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली बच्चों करना। डायरेक्टली कैसे? कि आपको पता है कि भाई डिवाइड करोगे तो एक्स दिख रहा है, ये तो 5 दिख रहा था, ये माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर है, तो उसको मैं एक्स की पावर -2 लिख देता हूँ। मतलब उस इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आप ये तो सोच सकते हो, इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दो। अब इसके बाद एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? साथ में एक्स लग जाता है यार, कांस्टेंट के साथ एक्स लग जाएगा ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन 5 ही तो होगा इसका, 5x का डेरिवेटिव 5 है, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया। -4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर हमने क्या की, एक बढ़ा दी, ये देखो डायरेक्टली लिख देता हूँ, पावर हमने एक बढ़ा दी और एक वही वैल्यू नीचे लिख दी, सॉरी वही वैल्यू नीचे लिख दी। तो ये क्या बन गया? x की पावर -1 अपॉन में -1। अच्छा, माइनस तो कभी नीचे रहता नहीं है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और ये 1 अपॉन एक्स नीचे आ गया। ऐसे नहीं समझे? माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, अपॉन के 1 को तो हटा दिया, डिनोमिनेटर में 1 तो कुछ होता ही नहीं, तो x की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिख दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी सामने दिखता है ना,
तो इसको भी अगर आप याद कर लो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पता नहीं हजारों बार यूज होना ये कि 1/x² का इंटीग्रेशन बच्चों -1/x होता है। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो यहां पे x की पावर -2 है, जैसे x की पावर -2 मतलब 1/x², तो मैं लिख दूं डायरेक्टली -1/x प्लस c। करके दिखाया तो सही मैंने अभी आपको, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप बस लिख सकते हो x²/2 है ना, प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 4/x प्लस c। ये है सिस्टम इसका। ठीक है, ये वाला देखो, अब इसमें तो मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता ऐसे कि जैसे x² था सबके नीचे लिख दिया। अब x-1 को सबके चारों टर्म्स के नीचे लिखने का तो कोई फायदा है ही नहीं। क्या करना चाहिए, अब ऊपर ग्रुपिंग हो रही है ना, अगर आप चेक करो ग्रुपिंग हो रही है, अरेंजिंग करो, इसमें क्या होगा, आप न्यूमरेटर में अगर देखते हो तो शुरू की दो टर्म्स में से x² कॉमन आ रहा है, x-1 मानते हो बात, x² कॉमन आ रहा है, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, x-1 अपनी जगह पे, यहाँ पे x-1 ही है। अच्छा जी, उसके बाद x-1 मैंने कॉमन ले लिया, x-1 कॉमन लिया तो दूसरा ग्रुप मेरे पास जो फैक्टर बना वो x² + 1 बना। तो बेनिफिट आपको दिख रहा है, बेनिफिट दिख गया, x-1 से x-1 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ x² + 1, ऐसे सिर्फ x² + 1 बचा। अब x³ + 1 बचा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, बस समझे। तो कभी कभार बस वो सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी शुरू में, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे जो आपने आज पढ़े, फंडामेंटल फॉर्मूले जो आपने आज पढ़े। और देखते हैं, है थोड़े से और क्वेश्चंस भी है। ये वाला जो है केस अभी तक अब हमारा नहीं आया, पावर रूल तो हमें पता है, लेकिन याद है आपको मैंने बताया था एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करोगे, ये वो वाली कैटेगरी आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्टली बच्चों। इसका एक बार के लिए ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2x - 3⁵ इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन करना है तो मैंने लिख दिया 3x + 5⁵ ऐसे, इसलिए मैंने इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपको दिखाने के लिए। 2x - 3⁵ का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, आप लिखोगे 2x - 3⁶ डिवाइडेड बाय 6। पावर एक इंक्रीज हो गई और वही वैल्यू नीचे आती है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उसको भी तो डिवाइड करोगे, और नीचे तो मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा नंबर ये कि मेरे पास x का कोफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड भी तो करोगे पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या होने वाला है, इधर क्या होगा, 3x + 5⁵ 1/2 है, जैसे 1/2, तो 1/2 का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो क्या होगा, पावर एक बढ़ के 3/2 आ जाएगी, और यहां भी 3/2 आ गई। अच्छा, इनटू में x का कोफिशिएंट 3 भी तो होगा, प्लस c लगा दिया। ठीक है, चलो इसको आगे ले लेते हैं। अभी फाइनली कैसे लिखोगे इसे, 2x माइनस में 3⁶ ठीक है, ये 2 ऊपर आ गया, 2/9, 3x + 5 3/2 प्लस c, ये हो गया। बोलो बच्चों, समझ आया, समझ आया। ठीक है, तो क्या था इसमें, ऐसे बना लेते कुछ भी, कोई बात नहीं, जो भी था ऐसे बना लिया। ठीक है, कर लेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो चुका है, पावर एक इंक्रीज हो गई, वही वैल्यू नीचे आई। ठीक है, पावर एक इंक्रीज हुई, वही वैल्यू नीचे आई, x के कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया। सेम पावर इंक्रीज हो गई, वही वैल्यू नीचे आई, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, 1/2 - 3x, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/2 - 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट, यहां पे वो क्या होगा, log to the base e 2 - 3x। अच्छा, क्या होना है इसमें, -3 से डिवाइड नहीं करोगे क्या आप, x का कोफिशिएंट -3 उससे डिवाइड करोगे। अच्छा, ये 1/√x का फॉर्मेट दिख रहा है, याद करो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1/√x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, 2√x + c बताया तो था। तो ये पूरा एज अ x एज्यूम अगर मैं करता हूं इसे, तो क्या होगा, 2√x इंटीग्रेशन कर भी दिया, अरे 1/√x का 2√x डिवाइडेड बाय 3 + c। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड नहीं करोगे,
ये चीज की भी आपको आदत डालनी होगी कि आप बेसिक इंटीग्रेशन जो कर रहे हो, लेकिन अगर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है तो उससे आप डिवाइड करोगे इसे। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन का तो कोई स्कोप नहीं है, मतलब नहीं बनता। अच्छा, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हमें याद आता है कि भाई रैशनलाइजेशन भी तो सीखा था हमने बचपन में, लगा दो पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफिकेशन में इंटीग्रेशन का साइन चलेगा, अभी तो हटेगा नहीं है। तो रैशनलाइजेशन हमें क्या सिखाता है भाई, बीच वाले टर्म का साइन चेंज किया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक है, यहां पर dx तो अभी चल ही रहा है। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो 1 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेम ही रहेगा। अच्छा, मैं इसके अंदर ये लिख दूं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेगा, चलो रूट एक्स प्लस पी माइनस में रूट एक्स प्लस क्यू। ये न्यूमरेटर के अंदर तो ये आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या हुआ बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं मतलब वैसे तो आप डायरेक्टली सोच के हटा सकते हो इसे, पर एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, x प्लस क्यू का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन अभी होना है तो इंटीग्रेशन का साइन और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलता रहेगा। अब यहां पे मैंने क्या करा है, x प्लस पी की पावर 1/2 ले लिया माइनस x प्लस क्यू की पावर 1/2 ले लिया, ऐसे डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसको ना रफ में बात कर लूं मैं, x प्लस पी, देखो ये बना x प्लस पी, माइनस है बाहर तो माइनस एक्स माइनस में क्यू हो गया, x से x कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू बचा, क्या बचा, p माइनस क्यू। अच्छा, p माइनस क्यू तो कांस्टेंट है बच्चों, p माइनस क्यू तो कांस्टेंट है, तो 1/p माइनस क्यू को मैंने बाहर लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। x प्लस पी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होना है, इसका इंटीग्रेशन होना है, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हो तो क्या मिल रहा है, x प्लस पी की पावर 3/2 अपॉन में जो 3/2 उसे 2/3 बना दिया। यार अपॉन का जो 3/2 था रेसिप्रोकल होकर 2/3 बन गया। अच्छा, x का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फायदा थोड़ी होगा। माइनस x प्लस क्यू की पावर कितनी है, 3/2, तो यहां पे जो अपॉन का 3/2 है वो भी 2/3 आ गया। बस एक स्टेप मैंने बस बचा लिया। आप ज्यादा से ज्यादा 2/3 कॉमन ले लो, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 2/3 कॉमन ले लो, मतलब 2/3 p माइनस क्यू और ये अंदर वाला ब्रैकेट सेम, आपका आंसर इंटीग्रेशन का आ गया। क्लियर हो गया। ये भी अलग अलग टाइप है, मतलब आप नोट कर ही रहे हो, जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, जितने डिफरेंट टाइप है मैं सब कवर करवा ही रहा हूं आपको। बस आपका काम क्या है, ध्यान से सुनो और इसको ढंग से एक बार अपने हाथ से भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बन जाए। अब ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें शुरू में काफी ज्यादा चेंजेस हम लेकर आएंगे, तो जाके लास्ट में ये इंटीग्रेशन हो पाएगी इसकी। जैसे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 4, ऐसे केस भी आपके सामने काफी दिखेंगे आपको आगे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज में। लास्ट में सॉल्विंग में ऐसी चीजों पे बच्चे अटकते हैं, तो अभी से क्लियर कर लेना इसको। क्वेश्चन रूल तो है नहीं, पार्ट्स हो नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसको ना सिमिलैरिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। सिमिलैरिटी मतलब नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर भी अगर मैं x प्लस 1 ले आऊं तो मैंने 3 को ब्रेक कर दिया ऐसे। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, है कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं सोची। क्या बोला मैंने, सिमिलैरिटी लेके आ रहा हूं, किस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद x प्लस 1 के नीचे ये पूरी टर्म और भाई 2 के नीचे भी ये पूरी टर्म। लो, मन में कोई डाउट, बहुत ही आराम से बताया मैंने। ये x प्लस 1 से x प्लस 1 एक पावर कैंसिल हो गई तो ये बन गया x प्लस 1 की पावर 3, और ये तो बेचारा सेम ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 की पावर -3, इसका इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, 2 कांस्टेंट है बाहर ले आए, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 की पावर -4 dx। अच्छा, क्या मैं पावर रूल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि x की खुद की पावर तो 1 ही है और आगे तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो ax प्लस b की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, है ना। अब यहाँ पे पावर इंक्रीज अगर मैं करता हूं बच्चों तो क्या मिलने वाला है, -3 में +1 कर रहा हो तो -2 आएगा, अपॉन में -2 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर -4 + 1 करता हूं तो क्या मिलेगा, -3 और अपॉन में -3 लिखना पड़ेगा +c। फाइनली कैसे लिख सकते हो इसको अपने आंसर को,
आप लिख सकते हो माइनस तो ऊपर आ गया, माइनस तो ऊपर आ गया, और -2 वाली जो पावर है उसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, कुछ कुछ ऐसे, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, और 2 नीचे ही रहेगा। ये हो गया माइनस में 2/3, और ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, x + 1 की पावर 3 आ गया प्लस c, ऐसे चल रहा है। क्या कहते हो, x + 1 की पावर 3 नीचे आ गई, 3 आगे, माइनस बीच में। तो ये जो स्टेप था ना, ये मेन था इसमें सिमिलैरिटी लाने वाला। सेम कुछ ऐसा ही होना है यहाँ पे। ऊपर तो 3x है, एक चीज तो सिमिलर दिख रही है, बाकी दूसरी चीज सिमिलैरिटी क्या अटक रही है इसकी, +1 नीचे है ऊपर नहीं है। तो इसमें भी हम ये चीज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, +1 - 1 कर दिया। वहां पे मैंने 3 को स्प्लिट किया था, यहाँ पे +1 - 1 कर दिया। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होगा देख लेते हैं 1 मिनट लगा के। मैंने क्या किया, 3x + 1 के नीचे 3x + 1 का पूरा स्क्वायर लिख दिया, ऐसे, समझ रहे हो, -1 के नीचे 3x + 1 का स्क्वायर लिख दिया। चलो जी ठीक है, यहां तक तो इंटीग्रेशन अभी होना है। यहां पे क्या हुआ, 3x + 1 से एक 3x + 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा 1/3x + 1, इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, मान गए। यहां पे 1/3x + 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता है इंटीग्रेशन के बारे में, कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/ax + b का क्या होता है, log ax + b, बस डिवाइड करेंगे a से। तो यहां पे आ गया log ऑफ 3x + 1 टू द बेस e, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, अपॉन में 3 कर दिया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये बात आपको मैंने कितने सारे क्वेश्चंस में याद करवा दी। अब 1/x² का इंटीग्रेशन बोला था ना, याद कर लो, बहुत बार आएगा, देखना थ्रू आउट इंटीग्रेशन हजारों बार आना है ये। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या था, -1/x। क्या था, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x। तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, -1 में ये पूरा x है, कहने को ये पूरा x है ना, ये पूरा x है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। अच्छा, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना है भाई। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे 3 नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कहने को अगर ज़्यादा 1/3 आपने कॉमन ले लिया इन केस, तो इस तरह से लिख सकते हो बस आप इसको। ये तो सेम माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3x + 1 और +c, बस लिखने में आप इसको आंसर को ऐसे छोड़ सकते हो। क्लियर। लास्ट 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि ठीक है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मतलब पॉज करके मैं तो कहता हूं बल्कि ये वाला ट्राई कर लो आप। अभी जो पीछे 2 केस मैंने करवाया ना, बिल्कुल वैसे ही होगा ये। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं, पर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर है, नीचे सिर्फ x और फिर x² + 1 है। अच्छा, ये जो नीचे टर्म्स पड़ी है ऊपर वाले से बिल्कुल मैच हो रही है। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं, 2 बार अगर हो गया कोई बात नहीं, x + 1 का स्क्वायर x² + 1 + 2x। मेरी बात समझो, a + b का होल स्क्वायर खोला है ये मैंने, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। ऐसे x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1। फिर इसमें जो बाइफर्केशन होनी है या जो पार्ट्स होने हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि x² + 1 के नीचे ये मैं पूरा लिख दूं ऐसे, और 2x के नीचे भी ये पूरा अगर मैं लिख दूं, तो भाई बात बन गई, बात बन गई। कैसे बात बन गई, x² + 1 से x² + 1 पूरा कट गया, यहां पे बचा 1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस x से x कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होना है। 1/x का इंटीग्रेशन विदाउट एनी डाउट log x होता है, +2। अब फाइनली एक नया फॉर्मूला यूज हो गया। कौन सा फॉर्मूला ये आई थिंक मेरे पास टाइप 3 में था। 1/1 + x², 1/1 + x² इज tan 1x, है ना, या फिर -cot 1x। तो प्रेफरेबली हम tan 1x ही लिखते हैं, क्योंकि जब कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो जो पहला फॉर्मूला वही लेते हैं हम। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x होता है। तो ये फॉर्म है आपकी। 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन मजा के बिल्कुल खत्म करते हैं फटाफट से, बहुत देर हो गई आपको सुनते हुए। sec x हो गया आपका sec²x, ढंग से लिख देते हैं sec²x, ब्रैकेट खोला पहले मैंने क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, और ये हो गया sec x tan x। उसके बाद भी अगर आप ना सोच पाओ
तो भाई इसका मतलब अभी फॉर्मूले आपको रिवाइज करने की जरूरत है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, प्लस c, बात खत्म हो गई। बस इसमें कोई सोच रहा है कि भाई sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर दूं, cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं, तो बहुत गलत सोच रहा है। ऐसे दोनों चीजें डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं लगा सकते, पहले आपको इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वो क्या होगा, इतनी ट्रिगो हमें आती है कि भाई ये तो 1/cos स्क्वायर एक्स है। अच्छा, ये मेन डिवाइड को, इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, ये 1/sin स्क्वायर एक्स है। इंटीग्रेशन अभी होना है। इसको sin स्क्वायर एक्स को उल्टा मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। जो बच्चे डायरेक्टली सोच चुके थे कि ये tan स्क्वायर एक्स बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं आता हमें tan x का तो पता है, log sec x, tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता। लेकिन हम इतना मैथ्स जानते हैं कि भाई tan स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर एक्स -1 होता है। मानते हो नहीं मानते? 10th वाली आइडेंटिटी, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो sec स्क्वायर एक्स -1 होती है। तो ये तो मैं अभी सिर्फ ट्रिगो लगा रहा था। अब इंटीग्रेशन होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, बात खत्म। तो ये मैंने आपको सारे जो बेसिक फॉर्मूले जो हमारे होते हैं इंटीग्रेशन पे, उस पे बेस्ड जितनी मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने बताया आपको। रिवाइज करो, सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करो इसकी, फिर आरडी आरए से कोई भी एक मॉड्यूल उठा के इसके बेसिक के सारे क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो कर लो। नेक्स्ट क्लास इसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, आप रिवाइज करो, फिर मिलते हैं, बाय।